नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अंकित भाटिया। आज हम करने वाले हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन में। आज इस पार्ट 2 में हम करने वाले हैं आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती case versus state of Kerala, very important, and a recent judgment IR Kalho versus state of Tamil Nadu। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, IR Kalho वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और इन जजमेंट्स को, इन केसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पार्ट 2। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड केसेस में हमने क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़े हैं 2 केसेस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार, जजमेंट 5 अक्टूबर 1951, and Sajjan Singh versus State of Rajasthan, judgment given on 30th of October 1964। what we have seen, हमने ये देखा कि जुडिशरी और पार्लियामेंट, जुडिशियल पार्लियामेंट 2 डेमोक्रेटिक एपेक्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आपस में क्लैश, आपस में झगड़ते रहते हैं कि पार्लियामेंट कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जुडिशरी पार्लियामेंट को उसकी मर्यादा जो है वो समझा रही हैं, तो आपस में क्लैश चलता आ रहा है। तो ये क्लैश ही है जो आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी एक क्लैश ही है बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। इवन केशवानंद ऑल्सो क्लैश बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो आज की डेट तक ये जो क्लैश है पार्लियामेंट और जुडिशरी का, ये चलता ही रहता है, ये कायम है, क्योंकि पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी बताती है और जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट को ये समझाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। चलिए शुरू करते हैं। आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जजमेंट गिवन ऑन 27th of February 1967 and 11 judges bench have gave their judgment over this case। हमने देखा था कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार के केस में 5 जजेस बेंच थे, एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 30 अक्टूबर 1964, उस समय 5 जजेस बेंच बिठाया गया था उस केस के लिए। एंड इन द केस ऑफ गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब देयर इज 11 जजेस बेंच, headed by K. Subba Rao, Chief Justice of India, Koka Subba Rao। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे के एन वांचू, एम हिदायतुल्ला, जेसी शाह, एसएम सिकरी, आरएस बचावत, वी रामास्वामी, जेएम शेलत, वशिष्ठ भार्गवा, जेके मित्तर एंड सीए वैद्यलिंगम। ये जजेस जो थे वो जुड़े थे इस केस के साथ फॉर द जजमेंट गिवन ऑन 27th of February 1967। चलिए देखते हैं कि ये केस था क्या। व्हाट इज द केस? 2 भाई थे, हेनरी एंड विलियम गोलखनाथ। उस समय जनरली क्या था, जो आर्टिकल 31, आपको याद होगा कि आर्टिकल 31 वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, आर्टिकल 31 जो था वो 1978 तक जो था वो एक मौलिक अधिकार था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, परंतु 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उस राइट टू प्रॉपर्टी को जनरली क्या कर दिया गया, उस राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया मौलिक अधिकार की कैटेगरी से, और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। और आर्टिकल 31 को जो है वो एक लीगल राइट बना दिया गया, अंडर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया। ओके, केस क्या था कि जो हेनरी एंड विलियम गोलखनाथ हैं उनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी, उनके पास 500 एकड़ लैंड थी, और कहाँ पर थी? जलंधर में उनके पास 500 एकड़ लैंड थी। उस समय पंजाब सरकार ने क्या किया कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 लेकर आए। ठीक है, 1953 लेकर आए, और इन भाइयों के पास सिर्फ कितनी ज़मीन रहने दी? ओनली 30 एकड़ ईच। तो बात करें तो सिर्फ 60 एकड़ जो है वो ज़मीन जो है वो इन भाइयों के पास रहने दी।
तो 500 में से सिर्फ 60 एकड़, ओके, और बाकी जो थी वो कुछ ज़मीन जो थी वो चली गई टेनेंट्स को, जो उनकी ज़मीन पर जो काम करते थे, जो काफ़ी समय से जो थे वहाँ पर जो है वो काम किया करते थे, उनको दे दी गई। और जो बची हुई ज़मीन है और जो बची हुई लैंड है उसे सरप्लस घोषित कर दिया गया। उसे सरप्लस घोषित कर दिया जाता है, मतलब वो ज़मीन जो है वो सरकार के पास चली जाती है। ओके, सो मैंने क्या बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है 1953 के समय, उस समय मौलिक अधिकार था, और राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया जाता है एज अ लीगल राइट, पार्ट 12 के तहत। ओके, अब ये जो एक्ट बना पंजाब सरकार के द्वारा, इसे संसद ने 9th शेड्यूल में डाल दिया विद 17th अमेंडमेंट एक्ट लेकर। ठीक है जी, 17th अमेंडमेंट 1964 किया, और उस अमेंडमेंट से जो ये एक्ट है, इस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। आपको याद होगा दोस्तों कि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो प्रावधान ये है कि वो जुडिशियल रिव्यू पे नहीं होगा, मतलब उस कानून पे या उस विधेयक पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अभी तक मतलब 1953 तक ये प्रावधान था कि जुडिशियल रिव्यू से वो इम्यून होगा, जुडिशियल सिक्रूटिनी या न्यायिक समीक्षा से वो इम्यून होगा, जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे। तो 17th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 9th शेड्यूल में ये एक्ट भी डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट जाता है ये कहते हुए कि मेरे मौलिक अधिकार जो है वो छीने गए हैं, तो कोर्ट जो है वो इस एक्ट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, या इसे इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता इस एक्ट को। इसलिए ये 9th शेड्यूल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पढ़ा था, और उसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने इंसर्ट किया था, इंसर्ट किया था 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B जो थे, उसी जो है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ने इंट्रोड्यूस किए थे। अब रिजल्टेड इनटू, इन भाइयों में तो गुस्सा आ गया। ओके, सो इन एग्रीड भाइयों ने क्या किया, पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 आपको पता है रेमेडीज हैं, उपचार हैं। ओके, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस टू रिट, यह मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो रिट फाइल कर सकती है, रिट दे आपके पास जारी कर सकती है रिगार्डिंग एनी एग्रीड पर्सन, अगर उसके मौलिक अधिकार छीने गए हैं तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर है। सो अब ये जो पेटिशनर हैं, यहाँ पर बोला गया कि मेरे मौलिक अधिकार जो हैं वो वायलेशन हुए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F वायलेट हुआ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G वायलेट हुआ है, आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F क्या कहता है कि राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, कि हम जो हैं वो कोई भी प्रॉपर्टी या जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, ये हमें जो है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस इस लैंड के ऊपर कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G के तहत। ओके, अब पिटिशनर ये कहते हैं कि आर्टिकल 14 भी जो है वो भी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, कि कानून सबके लिए एक है। सो ये भी जो है वो वायलेट हो रहा है कि हमारी ही ज़मीन को, हमारे ही मौलिक अधिकार को क्यों छीना जा रहा है, कानून तो सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो ये इन पिटिशनर का कहना था। सो क्या कहा कि हमारे मौलिक अधिकार अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F छीने जा रहे हैं, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 G छीना जा रहा है, अंडर आर्टिकल 14 वायलेट हो रहे हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं जो ये आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, ये भी जो है ये ओमिटेड आउट, ये बाहर निकाल दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। सो अभी ये जो 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ है ये रिपील्ड है, परंतु 1953 से 1978 तक अभी ये है। तो इन्हीं विषयों को लेकर पैटिशनर जो हैं वो कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अपील करते हैं। चलिए आगे और पटिशनर्स देख लेते हैं, इस पटिशनर्स के जो हैं वो और क्या आर्गूमेंट से, तो उन्हें देख लेते हैं। सो पटिशनर्स आर्गूमेंट, सो पटिशनर्स के आर्गूमेंट क्या थे कि जो संविधान जो है वो एक स्थायी नेचर का है, मतलब ये एक परमानेंट नेचर का है, इसकी जो नेचर है इसने जो भी जो चीज़ लिखी है उसे नहीं बदल सकते, और ऐसा बदलना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ओके मतलब इस तरह से संविधान में चेंजेस लाना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाया जाएगा। और पटिशनर क्या आर्गूमेंट करता है कि जो शब्द अमेंडमेंट है, जो शब्द संशोधन है, ये सिर्फ ये बात कर रहा है सिर्फ बेसिक आइडिया से संविधान को चेंज करने में, ये नहीं एक तरह से कह रहा कि पूरी की पूरी तरह से आप इसे नए आइडिया से आप बदल दीजिए, ये सिर्फ बेसिक आइडिया से चेंज करने को कह रहा है। और तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं पटिशनर का आर्गूमेंट क्या है कि जो मौलिक अधिकार है जो पार्ट 3 के अंदर है, ओके पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, कि इसके तहत आप मौलिक अधिकार को जो स्टेट जो है वो टेक अवे या उसे छीन नहीं सकती। ये तो ऐसा हुआ अगर आप छीनते तो इसका मतलब ऐसा है जैसे बॉडी विदाउट अ सोल, कि एक शरीर जो है वो बिना आत्मा के है। और फोर्थ में ये आर्गुमेंट करते हैं कि आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ डिफाइन करता है प्रोसीजर, एक प्रक्रिया डिफाइन करता है कि किस तरह से आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं। तो ये कोई पावर ग्रांट नहीं कर रहा है, ओके, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ एक प्रोसीजर बता रहा है। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ पैटिशनर, ओके। और लास्ट में आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए की बात करते हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए जो है वो डेफिनेशन जो है वो लॉ को कवर करता है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32। पार्ट 1 आर्टिकल 13(2) हमने किया था। आर्टिकल 13(2) क्या कहता था, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, की जो राज्य हैं वो ऐसा कानून नहीं बना सकती। शैल नॉट मेक, अगर मैं शैल नॉट शब्द का इस्तेमाल करूँ तो दैट मीन्स वो लीगली बाइंडेड है, ओके। शैल, ओके, शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट, जो कि मौलिक अधिकारों को छीन ले। अगर राज्य करते हैं, इस तरह को कानून लाती हैं, तो वो लॉ जो है वो क्या होगा, असंवैधानिक होगा। वो लॉ है, वो विधेयक क्या होगा, असंवैधानिक होगा। और जो ये जो लॉ शब्द है वो दोनों स्टैट्यूटरी लॉज, जो पार्लियामेंट जो विधेयक बनाती है वो भी, और संवैधानिक विधेयकों को भी इंक्लूड करती है। सो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए क्या बात करता है कि लॉ जो है वो इंक्लूड करता है कोई भी ऑर्डिनेंस, अधिवेशन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, जो टेरिटरी ऑफ या भारत की जो राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी इस तरह से जो ऑर्डिनेंस हैं, ऑर्डर हैं, बाय लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये सब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के जो लॉ की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन यही राइज होता है, क्या ये आर्टिकल 13(3) जो भाग क है या सब क्लोज आपके पास क है या ए है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आता है या नहीं आता है? ये तो 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के अंदर पटिशनर का आर्गूमेंट है कि विल कवर ऑल टाइप्स ऑफ लॉ, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। परंतु आपको याद हो तो शंकरी प्रसाद केस में 5 अक्टूबर 1951 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 13 है वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को ही कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कवर नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कवर करता तो जो 17th अमेंडमेंट एक्ट किया गया सरकार के द्वारा, सो उसको भी इनवैलिड घोषित कर सकते हैं।
ठीक है। सो अब यही जजमेंट देखनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डेफिनेशन के अंदर आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सो 11 जजेस बेंच बैठी थी, 6:5 की इसमें जो है ये जजमेंट आती है, मतलब 6 फेवर में थे और 5 जो थे वो फेवर में नहीं थे। तो जो 6 फेवर में थे उन्होंने क्या जजमेंट दी, चलिए तो उसे देख लेते हैं। सो जजमेंट में उन्होंने क्या कहा, जजमेंट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में टर्म में आता है। तो फाइनली तो संविधान संशोधन जो है वो लॉ की डेफिनेशन को कवर करता है अंडर आर्टिकल 13(2) और कहा गया तो इसी तहत इन अमेंडमेंट्स को जो कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, वो जुडिशियल स्क्रूटिनी कर सकती है और न्यायिक समीक्षा कर सकती है अगर मौलिक अधिकार छीने जाते हैं नागरिक के। आपका संविधान संशोधन भी जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, जुडिशियल रिव्यू होगा। ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी गोलकनाथ केस में। कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सैक्रोसैंक्ट हैं और ट्रांसडेंटल हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बड़े पवित्र हैं और पारलौकिक हैं, कि इनसे परे कुछ नहीं, ये मौलिक अधिकार बहुत ही पवित्र हैं, इनको नहीं छीन सकते। चाहे एक मत से एमपी चाहे, फिर भी आप मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ सकते। यूजिंग अमेरिकन डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन डॉक्ट्रीन एक सिद्धांत यूज़ किया गया प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का, कि प्रोस्पेक्टिव मतलब है कि आपके पास आगे फ्यूचर में जो आने वाली जो जजमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर एक्ट्स आता है तो उसको ओवर रूल कर सकते हैं। सो क्या कहा गया, बेस्ड ऑन दिस डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि ये जो बात की ही जुडिशियल रिव्यू की, ये अप्लाई होगा ओनली टू सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आगे आने वाले अमेंडमेंट्स होंगे। कहने का मतलब 1953 में जो 17th अमेंडमेंट एक्ट आया और 9 शेड्यूल में जो डाला गया, पंजाब का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो उसमें डाला गया, उसके ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इस जजमेंट के आगे जो आने वाले जो भी अमेंडमेंट्स एक्ट्स होंगे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। सो ये जो है वो आगे आने वाले लॉस पे लागू होगा, इसलिए जो पटिशनर गोलकनाथ हैं इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मेजॉरिटी हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोलकनाथ केस में मेजॉरिटी ने क्या बोला कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती हैं। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट की जो पावर है, शक्ति है मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की, वो उनसे छीन ली जाती है। किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। तो संसद के जो सदस्य हैं वो अब क्या करेंगे, अब इस जजमेंट से खुश तो नहीं होंगे, वो तो नाखुश होंगे। तो यहाँ पर जो मोगैम्बो है वो नाखुश हुआ, यहाँ पर ये जो है वो नाखुश होते हैं। और दोस्तों अब पार्लियामेंट की तरफ से क्या रुख आता है वही देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अब इस जजमेंट के बाद संसद ने क्या किया। सो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो पार्लियामेंट का रिएक्शन क्या था। सो इस समय सरकार थी किसकी, इंदिरा गांधी की। एंड उन्होंने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया 1971 टू रिवर्स दी गोलकनाथ केस को रिवर्स करने में, और साथ ही साथ 25th अमेंडमेंट एक्ट भी पारित कर दिया 1971 में। ओके, एंड लेटर ऑन अगले ही साल 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 भी पारित कर दिया। तो 3 संशोधन जो है, संविधान संशोधन जो है वो पारित किए जाते हैं, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th जो है एंड 29th। तो आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट, संसद जो है बहुत ही जिद पर उतर गए हैं। सो यहाँ पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नहीं मानना चाहते, वो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, तो उसी को आगे जो है वो जो है संशोधन कर रहे हैं। 24, 25 एंड 29 अभी संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 24 जो है CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट अ लॉ
कि कहने का क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है अंडर 13 तो दो जो गोलकनाथ केस में जो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में आता है, परंतु यहाँ पर 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है कि ये कानून की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। और पार्लियामेंट के पास शक्ति है, तो अपने आप को संसद जो है वो अपने को पावर दे रहे हैं कि वो अमेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, रिपील कर सकता है किसी भी संविधान के प्रोविज़न को। तो देखिए ये क्लैश जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी जो है वो और अभी जो है वो गहरा होने जा रहा है। 25th संविधान संशोधन अधिनियम। अब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, 39B एंड 39C को जो है वो सर्वोत्तम दर्जा दिया। 39B एंड 39C को जो है वो सर्वोत्तम दर्जा दिया कि अगर ये 7 फ्रीडम्स को अगर छेड़ता है, 7 फ्रीडम्स इंक्लूडिंग जो राइट टू प्रॉपर्टी उस समय, ठीक है जी, फिलहाल अभी कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में 6 फ्रीडम्स हैं, उस समय कहा गया कि 7 फ्रीडम्स को अगर जो है वो छेड़ता है या वायलेट करता है तो 39B और C को जो है वो आप जो है ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। फंडामेंटल राइट्स अगर हनन भी होते हैं, छीने भी जाते हैं, तो कोई भी उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, नो जुडिशियल रिव्यू। अगर वो मौलिक अधिकार या जो 6 फ्रीडम्स या 7 फ्रीडम्स जो है अगर वायलेट होते हैं तो। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31C इंसर्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 हैव इंसर्टेड आर्टिकल 31A एंड 31B एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव इंसर्टेड आर्टिकल 31C। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत से आर्टिकल्स कवर कर देते हैं, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या करता है, ये 2 लैंड रिफॉर्म्स हैं, 2 लैंड रिफॉर्म्स हैं। इन 2 लैंड रिफॉर्म्स को जनरली ऐड किया जाता है 9 शेड्यूल के अंदर, और अब आप 9 शेड्यूल समझ चुके हैं। तो ये लैंड रिफॉर्म्स आप केशवानंद भारती केस के ये लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। सो उधर पता आपको आगे चल के पता चल जाएगा। सो 2 लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो 9 शेड्यूल में डाले जाते हैं। तो ये किसके द्वारा, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के द्वारा। चलें अब हम मीनिंग देख लेते हैं कि आर्टिकल 39B क्या कहता है और आर्टिकल 39C क्या कहता है और आर्टिकल 31C जनरली क्या है। चलिए, सो आर्टिकल 39B 39C, आपको पता है कि आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 included in part 4 and the topic or that part named as directive principles of state policy और राज्य के क्या नीति सिद्धांत, ओके जी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 39B में क्या कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो कहने का मतलब है कि जो संसाधन हैं उनकी ऑनरशिप, जो कंट्रोल है, वो हर एक पे बराबर तरह से बटा हो, सामूहिक हित में बटा हो, ठीक है। तो आर्टिकल 39B ये कहता है, ओके। और 39C क्या कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का जो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्र ना हो। कहने का मतलब है जो वेल्थ है, जो पैसा है या जो प्रोडक्शन के उत्पादन की जो आपके पास साधन है वो किसी एक वर्ग के व्यक्ति के पास एकत्रित ना होकर सभी में जो है वो इस तरह से अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो 39C कह रहा है। सो ये 39B और 39C आप खुद समझ लीजिए। जमींदार है, उसका बहुत बड़ी जो है वो एकर्स ऑफ लैंड है। अब ये कोई इसमें क्या हुआ, इसमें कोई कॉमन जो है वो सामूहिक हित में तो नहीं है ये चीज़ कि एक के पास लैंड और बाकियों के पास लैंड नहीं है। तो इसलिए 39B और 39C जो है वो इंसर्ट किए गए। नाउ व्हाट डज आर्टिकल 31C सेज। आर्टिकल 31C क्या कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर इफेक्ट में लाना है, क्लॉज बी, ये 39B और 39C को अगर इफेक्ट में लाना है, ओके, सो और अगर ये किसी भी मौलिक अधिकार को अगर छीनते हैं तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत कोई भी अगर कानून लाया जाता है तो वो वाइड नहीं होगा कि उसको जो है आप ये नहीं कह सकते कि 39B और 39C के तहत जो भी आपने जो एक्ट लेकर आए हैं और
अगर वो मौलिक अधिकार छीनते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मौलिक अधिकार छीना है इन कानूनों ने, इन प्रिंसिपल्स ने, तो आप इसको वाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दो। नहीं, तो ये असंवैधानिक नहीं होंगे कि अगर 14, 19 और आर्टिकल 31 जो है वो क्या होते हैं, छीने जाते हैं तो। और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब कोर्ट ये संसद से सवाल नहीं पूछ सकता कि ये जो है इस प्रिंसिपल्स को जो है वो जो है कौन किस ग्राउंड पे जो है ये लाया गया। ओके, तो ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कोर्ट जो है। ओके, फॉर दिस प्रोविजंस टू अप्लाई For this provision to apply in the case of laws made by state legislature, अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इस तरह के प्रोविज़न जो हैं अपने लॉज में अगर लेकर आए हैं और यही अप्लाई करना है अपने ही लॉज में भी, यही चीज़ की कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ना करें और इसको जो है वो वाइड घोषित ना करें, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये कहा गया कि वो इन विधेयकों को प्रिजर्व कर दें। किसके लिए? प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, कि राज्य सरकारें जो हैं अपने इन विधेयकों को राष्ट्रपति के जो हैं एसेंट के लिए जो है या स्वीकृति के लिए उसे क्या कर दें, रिजर्व कर दें, और ताकि कोई भी जो कोर्ट जो है वो इसे वाइड घोषित ना कर सके और इस पर कोई क्वेश्चन ना पूछ सके। सो अगेन यहाँ पर बात क्या चल रही है कि जुडिशियल रिव्यू अगेन जो है इन आर्टिकल्स के तहत छीना जा रहा है जुडिशरी से। सो क्लैश अगेन बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो जहाँ पर 31C आएगा वहाँ पर आर्टिकल 14 जो है वो क्या होगा, जाएगा, मतलब छीना जाएगा। ओके, चले अब बात करता हूँ मैं केशवानंद भारती केस पे बढ़ने से पहले मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के रोल की। सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के रोल की बात करूँ तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड हुए। ओके, 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए 1969 में। वेरी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंक्स का कब? 19 जुलाई 1969 को। मोरारजी देसाई को कैबिनेट से निकालकर इंदिरा ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। पहला कि सिंडिकेट को संदेश दे दिया कि वो अपने विरोधियों को छोड़ने वाली नहीं है। दूसरा निशाना आम जनता थी, जिनके बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था और इसी रास्ते पर चलकर एक ऐसा फैसला किया जिससे वो गरीबों का मसीहा लगने लगे। दिन था 19 जुलाई 1969। इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। वित्तीय मंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई हमेशा इसके विरोध में थे, इसलिए मोरारजी के हटने के बाद इंदिरा ने यह फैसला किया। यह इंदिरा का मास्टर स्ट्रोक था। सो आपने देखा कि 14 बैंक्स जो हैं वो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है वो नेशनलाइज्ड जो हैं कर दिए गए 19 जुलाई 1969 को। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो 12 नवंबर 1969 को इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंटरनल डिवीजन्स जो हैं वो किन्हीं कारणों से पैदा हुए और कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बट जाती है। एक जो कांग्रेस बनती है वो इंदिरा गांधी की और दूसरा जो डिवीज़न होता है वो है मोरारजी देसाई स्पेशली। ओके, सो मोरारजी देसाई और के कामराज की जो कांग्रेस बनती है उसको INCO या INC ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया जाता है और इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस बनती है वो है INC राइवल नाम दिया जाता है। अब ड्यू टू द ब्रीच ऑफ पार्टी डिसिप्लिन 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी जी को क्या कर दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया कांग्रेस पार्टी से और उसी एक्सपेल्शन के बाद जो है कांग्रेस जो है वो 2 भागों में स्प्लिट हुई थी एंड लिटरली ड्यूरिंग हर टेन्योर बाद में उन्होंने ऐलान किया कि मार्च 1971 में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। सो मार्च 1971 उन्होंने जो है वो मंथ फिक्स कर दिया फॉर द इलेक्शन फॉर द 5th लोकसभा इलेक्शन। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन 84 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ बन गया। इंदिरा की बढ़ती ताकत ने सिंडिकेट को पस्त कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस से निकाल दिया गया।
कांग्रेस को इस बात का ऐलान करते हुए बहुत अफसोस है कि श्रीमती गांधी को उनके पार्टी विरोधी काम करने की वजह से प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला जा रहा है। लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है। यही वजह है कि हमने जनता के पास जाने का फैसला किया है। इसीलिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले ही उसे भंग कर दिया है। अब हम नया जनादेश चाहते हैं। तो अब दोस्तों इलेक्शन नज़दीक आ रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज भी जो थी वो क्या हो रही थी, सक्रिय हो रही थी आपस में। सो यहाँ पर जो विरोधी पार्टी है आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन, वो अडॉप्ट करती है स्लोगन इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और इंदिरा गांधी स्लोगन यूज़ करती हैं। वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो काफ़ी जो है वो गर्मा गर्मी यहाँ पर फैली हुई है। तो अब इलेक्शन रिजल्ट देखते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट क्या कहते हैं। तो आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन को कुल 16 लोकसभा सीट्स प्राप्त होती हैं। तो कुल 16 लोकसभा सीट्स प्राप्त होती हैं किसको? आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन को। मैं बता दूं टोटल उस समय लोकसभा सीट्स जो थी वो 518 थी। 518 में से 16 लोकसभा सीट मिलती हैं आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन को, और इंदिरा गांधी की आईएनसी राइवल को 352 लोकसभा सीट्स मिलती हैं। तो बहुत ही भारी जनमत जो है, काफ़ी लोकप्रियता दिखाते हुए यहाँ पर इंदिरा गांधी 352 लोकसभा सीट्स जो है इन्हें प्राप्त होती है। तो लगभग टर्नआउट 55.27% उस समय रहा। ओके, सो इंदिरा गांधी अब प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो 3 दिसंबर 1971 को क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमला कर देता है और अमेरिका दबाव बनाता है भारत पर कि पीछे हट जाइए, परंतु इंदिरा गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने चीफ मार्शल, उस समय आर्मी चीफ थे सैम मैनेक्शा को एक्शन लेने के लिए कहा दोस्तों। तो ये इंदिरा गांधी जी हैं और ये यहाँ पर मैनेक्शा हैं। तो 16 दिसंबर 1971 को ये लड़ाई जो है पाकिस्तान की हार से ख़त्म होती है। तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पराजित होना पड़ा, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े दोस्तों। इस जीत के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और जनरली पीपल इन्हें री इनकारनेशन ऑफ शक्ति, इन्हें दुर्गा शक्ति का अवतार भी कहा करते थे लोग। सो अब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस जैसा आने लगा। तो इंदिरा गांधी जी के यहाँ पर वो कोई भी अब डिसीजन लेती तो विदाउट कंसल्टिंग द पार्टी, अपने पार्टी के जो मंत्री हैं उनको भी कंसल्ट नहीं करती थी। तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी की सरकार के बारे में कुछ बातें थी। अभी क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसी बीच 1970, इसी के बाद जो है 1971 आपके पास ये चीज़ें हुई। तो 1973 में केशवानंद भारती केस आएगा। उसके बाद एमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पर आगे चल के अब मैं 1971 के बाद अब केशवानंद भारती केस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। उसी बीच बात करेंगे थोड़ा सा इंदिरा गांधी के बारे में भी। चलिए आगे चलते हैं केशवानंद भारती केस के ऊपर। ओके चलिए, सो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो जजमेंट आई दोस्तों कब? 24 अप्रैल 1973 को, और ये 13 जजेस बेंच था। तो भारत के इतिहास में पहली बार 13 जजेस बेंच केशवानंद भारती केस में जो थे ये गठित हुए, और चीफ जस्टिस थे उस समय सर्वमित्रा सिकरी। ओके, और दिस ये हैं सर्वमित्रा सिकरी, असम सिकरी, एंड 12 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट assembled to deliver the most important judgment in the history. The case of Keshavananda Bharati versus State of Kerala had for 68 days तक ये चलता है। आर्गूमेंट शुरू होते हैं अक्टूबर 31, 1972 से एंड एंडिंग ऑन मार्च 23, 1973। तो ये वो केस है दैट सेव द इंडियन डेमोक्रेसी।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये दरअसल केस था क्या। सो व्हाट इज द केस हियर। सो स्वामी केशवानंद भारती श्री पडगल वरु वॉज द हेड ऑफ। सो ये स्वामी केशवानंद भारती तो स्वामी, सो ये हेड थे अडनेर मठ के। ये हिंदू मठ था कहाँ पर, केरला का, वहाँ के ये मुखिया थे। तो जनरली केरला सरकार एक एक्ट लेकर आती है 1963 में और उसके ऊपर संशोधन करती है 1969 और 1971 में। और इस एक्ट से या इस विधेयक से जनरली क्या होता है कि ये जो रिलीजियस, ये धार्मिक जो प्रॉपर्टी है ये एक्वायर कर ली जाती है। सो डियर, ये आपके पास यहाँ पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, तो ये है आपके पास केशवानंद भारती। सो अब यहाँ पर बात चलती है कि इनके मौलिक अधिकार जनरली आर्टिकल 26 जो हैं वो वायलेट हुए हैं बाय 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हमने देख लिया। एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, सो दिस वन केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट acquired his property and he did not get any relief from केरला। सो केरला जो गवर्नमेंट से इन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। इनका आर्टिकल 26 जो है, वो जो आपके पास आर्टिकल 26 जो मौलिक अधिकार है, ये यहाँ पर जो है छीना गया, वायलेट हुआ। सो आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर के धार्मिक जो कार्य हैं, कर्म है, जो कार्य हैं वो कोई भी जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता है। ये चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं किसी भी धार्मिक पर्पस के लिए। सो वो जनरली आर्टिकल 26 जो है ये वायलेट हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। सो अब आर्टिकल 26 यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आर्टिकल 26 है क्या। सो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वासन्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। कहने का मतलब है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को या चैरिटेबल पर्पस के लिए आप धार्मिक जो है वो संस्थान खोल सकते हैं। आप अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का ये भी स्वतंत्रता प्राप्त है। और जगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का मतलब टू ऑन एंड एक्वायर, आप चाहे वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी धार्मिक संस्था है, जैसे ज़मीन खरीद ली, ओके, दैट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसी संस्था, वो भी कोई धार्मिक संस्था है, वो अपने इसमें लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, ओके। सो वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं धार्मिक पर्पस के लिए। तो ये स्वतंत्रता प्राप्त है और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। और जो है ये जो प्रॉपर्टी है इसको जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, विधि के अनुसार, ओके। सो अब यही आर्टिकल 26 जो है, यही अनुच्छेद 26 जो है, इसी को ही एक मेन बेस बनाकर जो है ये पक्ष में रखा गया कि केशवानंद जी के द्वारा कि हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सो केशवानंद भारती जी के एक काउंसिल है, नाम है नानी पालखीवाला। ये जनरली इन्हें बोलते हैं कि वी विल चैलेंज दीज अमेंडमेंट्स 24, 25 एंड 29 अंडर आर्टिकल 26 के तहत हम इसे चैलेंज करेंगे। सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है और 13 जजेस का ये बेंच बैठता है। और अब 13 जजेस का बेंच में ये क्या क्वेश्चन उठते हैं उन्हें देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि पावर क्या है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड करने के लिए, क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ओके। कि वाज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड, क्या किसी भी हद तक वो संविधान को संशोधन कर सकते हैं, ओके। और क्या संसद अल्टर, चेंज करना, अमेंड करना या एब्रोगेट करना किसी भी संविधान के किसी भी भाग को या जनरली मौलिक अधिकार तक को जो है वो छीन सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ओके। सो दोस्तों, अब कोर क्वेश्चन उठता है कि आर्टिकल 368 क्या कहता है। तो आर्टिकल 368 को अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन है ही नहीं कि पार्लियामेंट की दायरा कितना है, ऐसा नहीं मेंशन है, ओके। सो संविधान को किस हद तक जो है पार्लियामेंट, संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ऐसी कोई लिमिटेशन आर्टिकल 368 में नहीं गिवन है। और इस 368 आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि पार्लियामेंट को रोका जा सके सिटीजन्स के राइट को छीनने के उसमें। तो
ये ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 आपको पता है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसा कुछ भी जो है वो मेंशन नहीं है आर्टिकल 368 में। सो बहुत से अमेंडमेंट्स आ रहे थे, तो जनरली क्वेश्चंस अराइज हो गए माइंड में कि ये जो पार्लियामेंट है, संसद है, क्या इसके अंदर इनबॉर्न या इनहेरेंट और इम्प्लाइड जो है लिमिटेशंस हैं कि किस हद तक जो है वो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, क्या ऐसा कुछ गिवन है या नहीं गिवन है। सो अब जजमेंट रिजल्ट के ऊपर चलते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, कि सुप्रीम कोर्ट का सेइंग क्या है। तो 703 पेजेस की जजमेंट आती है और बेफर थिन मेजॉरिटी, बहुत ही कम मेजॉरिटी से ये जजमेंट जो है वो पारित होती है कि 7:6। सिर्फ एक जो है वो इधर से अगर 7 की जगह वहाँ अगर अगेंस्ट में अगर यहाँ 7 हो जाता तो ये जजमेंट आज नहीं आती। तो 7:6 जजमेंट के से ये केशवानंद भारती केस की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। सो क्या जजमेंट होती है तो देखिएगा। सो पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधन कर सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, एसेंशियल फीचर्स को छेड़े बिना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मूल संरचना को, संविधान की मूल संरचना को छेड़े बिना पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट को छेड़ सकता है। याद रखें दोस्तों, गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था कि संविधान के जो किसी भी भाग को, जनरली मौलिक अधिकारों को जो है नहीं छेड़ सकता या नहीं छीन सकता कौन, संसद। परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट को छेड़ या अमेंड कर सकता है, छेड़ सकता है या अमेंड कर सकता है दोस्तों। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस के थ्रू आया, तो केशवानंद भारती केस के थ्रू आया दोस्तों। जिस तरह से घर होता है और घर की नींव होती है, अगर नींव ही वो जो है वो खराब डाली जाए या नींव ही वो निकाल दी जाए तो वो घर गिर जाएगा। उसी तरह से अगर संविधान की मूल संरचना को ही अगर तोड़ दिया जाए, अगर उसमें संशोधन कर कर उसे बदलाव करने की कोशिश की जाए नए सिरे से, तो वो क्या होगा, संविधान का मतलब ही बदल देगा। ओके, तो यही कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता संसद। तो यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वर्डिक्ट जो है, जो जजमेंट है गोलकनाथ केस में जो दी गई थी, वो करेक्ट नहीं है। तो वो अपनी ही जजमेंट को जो है वो गलत बताते हैं। ओके, तो वही चेंज बताते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो आपके पास जो है मौलिक अधिकारों को छीन सकता है या छेड़ सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एक कंसेप्ट है, एक डॉक्ट्रिन जो है वो गिवन है। अब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो एक इंटेग्रल पार्ट है संविधान का और इसको संशोधन कर सकते हैं, इट इज़ अमेंडेबल। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एक इससे पहले एक केस आया था बेरुवारी यूनियन केस, 14 मार्च 1960 की सी जजमेंट थी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रेम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है। सो आंसर इज यस, पार्ट है। और अगर पूछा जाए कि किसने कहा था, कौन से केस में ये कहा गया कि नॉट दी पार्ट, तो बेरुवारी यूनियन केस 14 मार्च 1960 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का इंटेग्रल पार्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो इंटेग्रल पार्ट है। सो आज का जो ये बेसिकली आज का जो कंसेप्ट जनरली क्या है कि प्रस्तावना जो इंटेग्रल पार्ट है। ओके, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जहाँ पर ये कहा गया कि ये इन चीज़ों को आप, ये जो पार्लियामेंट है वो नहीं छेड़ सकती। फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू, वो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसको जो है वो नहीं छीन सकता कौन, पार्लियामेंट जो है। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नहीं छीन सकती कौन, पार्लियामेंट जो है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे मेरा एक अलग से जो है वो एक लेक्चर आएगा, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस ने दिया, केशवानंद भारती
केस ने दिया और कहा गया पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती संविधान को। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो आशा करता हूँ ये केशवानंद भारती केस जो है समझ आ गया होगा। चलिए, सो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे देखिएगा आगे क्या होता है। सो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है क्या होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट तो खफा हो जाएगी। तो जो चीफ जस्टिस थे एस एम सीकरी, इनका अगले ही दिन जो था 25 अप्रैल 1973 को जो था रिटायरमेंट थी। 24 अप्रैल को इन्होंने सुनवाई की, तो 25 अप्रैल को इनकी रिटायरमेंट थी और अब एक नया चीफ जस्टिस जो था वो चुना जाना था। तो सीनियर मोस्ट जज थे वो कौन थे? जस्टिस शेलत, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े। ओके, ये सीनियर मोस्ट जज थे। परंतु गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये सिकरी साहब जो और इनके साथ जो इनजस्टिस ने जो थे, ये जो जजेस थे, इन्होंने इनके फेवर में जो था, किनके फेवर में? केशवानंद के फेवर में दिया जजमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया। तो गवर्नमेंट तो खफा थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों सीनियर मोस्ट जजेस को जो है इनको बाईपास करते हुए जस्टिस ए एन रे को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। अब जो ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, अब उस ट्रेडिशन को क्या कर दिया, एक तरह से ख़त्म किया गया। और इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस ए एन रे को जो है वो क्या बना दिया, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे एक केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण ऑन 24 जून 1975 को। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 1975 को टेन्योर ख़त्म हुआ इनका, इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, जनरली इलेक्शन अब होने थे। सो इलेक्शन हुए, रायबरेली से जो थी ये इंदिरा गांधी जो थी खड़ी थी, और यहाँ पर इनके जो बेसिकली इनके जो विरोध में जो खड़े हुए थे वो थे राज नारायण। तो राज नारायण जी जो थे वो इनके विरोध में खड़े थे। सो राज नारायण ने क्या पाया कि ये लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली से जो है वो कुछ जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, और जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस अगर होती हैं तो उस इलेक्शन को जो है उसको वैलिड नहीं माना जाता। तो ये केस कहाँ चला जाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट चला जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जो है इस करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण इस इलेक्शन को क्या घोषित कर दिया, वाइड घोषित कर दिया कि ये यहाँ से ये सीट जो है वो खाली हो जाएगी। अब आगे इंदिरा गांधी की तरफ से क्या होता है? अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से भी खफा है भाई इंदिरा गांधी सरकार। पहले ही जो है वो बड़ा ही गर्म माहौल क्रिएट हो चुका है संसद में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अब फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे फिर से उजागर कर दिया। सो अब उस समय क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील फाइल हो जाती है, और पार्लियामेंट संसद जनरली इंदिरा गांधी सरकार क्या करती है कि हरडली जो है कि भाई इंदिरा गांधी जी को ये डर है कि अब मेरी जो कुर्सी जो है इलेक्शन की जो ये सीट है रायबरेली से, ये क्या हो रही है, वाइड हो रही है। सो इसको जो है वो कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटिनी से हटाना है। ओके, तो 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो है वो जल्दबाजी में लेकर जो है वो इंदिरा गांधी सरकार आती है। और क्या कहा जाता है इस एक्ट के तहत? ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन और स्पीकर के इलेक्शन जो हैं उसको जो है वो कोर्ट जो है स्क्रूटिनी नहीं कर सकती, जांच पड़ताल नहीं कर सकती कि भाई हम जो मर्जी करें, तुम्हें कोई लेना नहीं है हमसे। ठीक है, तो जुडिशरी अपने आप को हमसे दूर रखो। तो भाई अब यहाँ पर जो है जुडिशरी को एक तरह से जो है क्या किया जा रहा है, उसकी जजमेंट को फिर से जो है वो नकारा जा रहा है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ने से मना किया। अब ये धीरे धीरे डेफिनेशन भी क्लियर होगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रीन है उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ऐड हुई कि जनरली क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाई जानी चाहिए। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं, धीरे धीरे आइटम्स जो हैं वो ऐड होती हैं। अब इसी 39th अमेंडमेंट एक्ट को जो है राज नारायण क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। ठीक है, 39th अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, इस अमेंडमेंट को नकारते हैं कि ये अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जनरली क्या है, और रूल ऑफ लॉ जनरली क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। और आप
इनको नहीं छीन सकते। सो 4:4:1 मेजोरिटी में सुप्रीम कोर्ट का ऐलान आया, जजमेंट आई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो क्या है, वो एक मूल संरचना का एक भाग है। तो धीरे धीरे मूल संरचना की डेफिनेशन में कुछ और आइटम्स जो है वो केसेस के थ्रू आती गई, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट को जो है फिर क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अमेंडमेंट चैलेंज हो रही है, 9th शेड्यूल चैलेंज नहीं हो रहा। 9th शेड्यूल के बारे में भी आगे हम बताएंगे आपको कि क्या है, आगे क्या होता है। ओके, चलें आगे चलते हैं। अब लास्ट में केस में बात करते हैं IR क्वेल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो जजमेंट है 11 जनवरी 2007 की। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में जो रिसेंट जनरली जिसे कह सकते हैं कि जो जजमेंट है, रिसेंट एडिशन है, वो IR क्वेल्हो केस के द्वारा है। सो जजमेंट 11 जनवरी 2007, ये UPSC मेंस में क्वेश्चन रह चुका है कि IR क्वेल्हो केस को डिस्कस करें, और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन रह चुका है UPSC का, तो इम्पॉर्टेंट है। सो बेंच 9 जजेस बेंच जो था यहाँ पर बिठाया गया। YK सुबरवाल जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उस समय, एंड ये उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है। फैक्ट क्या है इस केस में, सो यहाँ पर एक एस्टेट था, ठीक है, जन्मम एस्टेट। सो एक एक्ट आया, एक्ट का नाम है गुडालूर जन्मम एस्टेट। सो इनके पास फॉरेस्ट लैंड जो है वो दे दी गई, ठीक है। इस जो कंपनी को जो है जन्मम एस्टेट को एक जो है फॉरेस्ट लैंड दे दी गई इस एक्ट के तहत। और तो वेलमेडीज प्लांटेशन जो हैं, इन्होंने केस फाइल कर दिया कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो इस एस्टेट के पास क्यों है। ओके, और कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो एक्ट है वो इनवैलिड है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये एग्रेरियन रिफॉर्म के तहत नहीं आती है, आर्टिकल 31 के अंदर नहीं आती है। तो आर्टिकल 31A क्या कहता है, अगर एग्रेरियन रिफॉर्म के तहत ये जो अगर एक्ट डाला गया होता तो हम स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। 31A में तो यही कहा गया एग्रेरियन रिफॉर्म के तहत, ठीक है। सो अब ये नहीं डाला गया तो हम इस एक्ट को इनवैलिड घोषित करते हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी यही था कि सेक्शन 2C के तहत एक एक्ट था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसे भी स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जल्दी से जल्दी क्या करती है, अमेंडमेंट्स लेकर आती है, इनको किस में डाल देती है, 9th शेड्यूल में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो तमिलनाडु की स्टेट है वो 34th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है और इस एक्ट को ये 9th शेड्यूल में डालती है। और वेस्ट बंगाल जो है वो 66th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है और इस एक्ट को जो है वो किसके अंदर डालती है, 9th शेड्यूल में डालती है। तो यहाँ पर 9th शेड्यूल को ऊपर जो है अमेंडमेंट करके इनको डाला जाता है 9th शेड्यूल में। अब यहीं पर 9th शेड्यूल के ऊपर अब क्वेश्चन उठता है इसी के अंदर, ठीक है। सो What Supreme Court have said? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट while laws could be added to the 9th शेड्यूल की लॉज जो हैं वो ऐड हो सकते हैं 9th शेड्यूल में, ठीक है। पार्लियामेंट को पावर है लॉज को 9th शेड्यूल में डालने की, ठीक है। वंस आर्टिकल 32 ट्रिगर, और एक बार अगर आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट पे अगर ये कोई केस आता है तो वहाँ पर मौलिक अधिकार के रूप पर वहाँ पर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा और ये देखा जाएगा कहीं बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं छेड़े जा रहे हैं, ठीक है जी। और लिखा क्या है, अगर इफ़ एनी लेजिस्लेशन एडेड टू द 9th शेड्यूल में अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन या विधेयक डाला जाता है जो गोल्डन ट्रायंगल मतलब आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है मौलिक अधिकारों को किसी तरह से छेड़ते हैं, तो ये जो विधेयक होगा वो क्या होगा, वाइड होगा, खाली होगा। आर्टिकल 14 आपको पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 19 आपको पता है फ्रीडम्स जो हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, असेंबल, एसोसिएशन, मूव फ्रीली, सेटल डाउन एंड प्रोफेशन वाली, ओके। एंड आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो अगर इन आर्टिकल्स को अगर छेड़ता है किन्हीं कारणों से जो है अगर छेड़ते हैं मौलिक अधिकारों को, अगर 9th शेड्यूल में डाला जाए और मौलिक अधिकार छेड़े जाएँ तो वो विधेयक जो है 9th शेड्यूल में जो डाला गया वो क्या होगा, वाइड होगा, खोखला होगा। दिस मीन्स जुडिशियल स्क्रूटिनी वुड बी डन ओवर 9th शेड्यूल। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा 9th शेड्यूल के ऊपर। सो जो भी संशोधन या विधेयक लाने के लिए किया जाएगा 9th शेड्यूल के अंदर,
ठीक है, ऑल अमेंडमेंट सीकिंग टू इंसर्ट लेजिस्लेशन इनटू द 9th शेड्यूल, तो उनको 2 जनरली क्वेश्चन से जो है गुजरना पड़ेगा। अब 2 क्वेश्चंस क्या हैं, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो है छेड़ तो नहीं रहा, या उनके जो है उसको कायम रखा है या नहीं रखा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा गया है उसमें, और क्या मौलिक अधिकार जो इसी मूल संरचना के जो भाग हैं उनको तो नहीं छेड़ा जा रहा भाग 3 के अंदर। सो ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं करता है। ओके, सो मतलब ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको वैलिडिटी तभी होगी जब क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, जब जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी, जब न्यायिक समीक्षा होगी। सो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा कि 9th शेड्यूल जो है उसके बारे में हमने चर्चा की, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल रिव्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 13 पार्ट 1 में मैंने बात की इसके बारे में। और यहाँ पर हमने बात की किसकी, यहाँ पर हमने बात की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सो लास्ट केस था IR क्वाल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इसी केस ने प्रिजर्व किया सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी की। जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, वो सर्वोपरि है, जो ठीक है, तो जुडिशरी ही सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, बट सुप्रीम क्या है, जुडिशरी सुप्रीम है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे लेक्चर्स के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।